नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 21 जनवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। एक तो देखिए श्रीलंका के लिए इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड किया है, इस न्यूज़ को देखेंगे। फिर देखिए एयर इंडिया यूरिनेशन इंसिडेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो डीजीसीए एयर इंडिया के ऊपर 30 लाख का फाइन इंपोज किया है, पायलट को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया है, वो देखेंगे। फिर देखिए केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पे सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है, वो देखेंगे। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री गाइडलाइंस इशू किया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए प्रमोशंस को रेगुलेट करने के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। यह भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर देखिए गवर्नमेंट का इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का प्रोडक्शन स्टॉल हुआ है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है गो टू स्लीप। आई हैव गॉट ए बिजी डे टुमारो सो आई थिंक आई विल हिट द सैक। मतलब अगर आपको सोने जाना है तो आप बोल सकते हैं आई विल हिट द सैक। दिस इज ए फ्रेज एक्चुअली, ठीक है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, इंडिया डिड नॉट वेट डिड व्हाट वाज राइट टू हेल्प श्रीलंका, जयशंकर। जीएस पेपर 2 इंडिया नेबरहुड रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में आपको मालूम है। श्रीलंका की हालत काफ़ी बुरा है। कई सारे कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज डेट श्रीलंका ओव करता है। अगर आप 2019 का डाटा देखोगे हाउ मच श्रीलंका ओव्स, इसमें से आपको पता चल जाएगा श्रीलंका का जो टोटल फॉरेन डेट है ना उसका करीब 47% जो है मार्केट बोरोइंग्स है, ओपन मार्केट बोरोइंग्स है। फिर अगर आप कंट्रीज देखोगे सबसे ज़्यादा श्रीलंका देना है चाइना, जापान एंड इंडिया को, इसमें सबसे ज़्यादा चाइना है। फिर देखिए अलग अलग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी श्रीलंका लोन लेके रखा है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। तो श्रीलंका पहुंच गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास एक बेल आउट पैकेज के लिए। वैसे श्रीलंका पूछा था 3 to 4 बिलियन डॉलर्स ऑफ बेल आउट पैकेज, पर आईएमएफ ने अभी प्रोविजनली एग्री किया है 2.9 बिलियन डॉलर का पैकेज वो डिलीवर करेंगे। पर देखिए दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब किसी कंट्री को बेल आउट पैकेज ऑफर करते हैं ना तो उनके हिसाब से इकोनॉमी को चलाना होता है। फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट का ज़्यादा कोई रोल नहीं रहेगा। आईएमएफ बताएंगे कि किस तरह इकोनॉमी को चलाना है, क्या क्या पॉलिसीज होना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स होना चाहिए, सब्सिडीज किस तरह देना चाहिए, वो सारे। इसके अलावा आईएमएफ ने और एक कंडीशन रखा कि श्रीलंका जिन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा पैसे देना है या फिर सबसे ज़्यादा पैसे ओ करते हैं उनसे आपको एक एश्योरेंस लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक वो फाइनेंशियल एश्योरेंस टॉप ऑफिशियल क्रेडिटर्स ऑफ श्रीलंका से नहीं आएंगे, नेमली चाइना, इंडिया एंड जापान, तब तक वो बेल आउट पैकेज जो है आईएमएफ इश्यू नहीं करेंगे। तो श्रीलंका पहुंच गया चाइना, इंडिया और जापान के पास। इसमें से इंडिया जो है सबसे पहले फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड किया है आईएमएफ को। तो न्यूज़ ए आया है दोस्तों, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब श्रीलंका पहुंचा है और उन्होंने श्रीलंकन प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे से मिला और उन्हें एश्योरेंस दिया है कि इंडिया आपको हेल्प करेंगे। ऑलरेडी आईएमएफ को इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल एश्योरेंस राइटिंग में इंडिया भेजा है। वैसे देखा जाएगा तो जब से श्रीलंका में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ है इंडिया की तरफ से काफ़ी हेल्प मिला है श्रीलंका को। जैसे कि इंडिया 2.5 बिलियन डॉलर का एक्सटेंडेड असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, इंक्लूडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर फ्यूल एंड फूड। मार्च से अगर आप देखोगे ओवर 2,70,000 मेट्रिक टन्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंडिया श्रीलंका को डिलीवर किया है। इन एडिशन अराउंड 40,000 टन्स ऑफ राइस इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा भी कई सारे हेल्प इंडिया की तरफ से श्रीलंका को मिला है। अब आपको एक बात समझना है दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है इंडिया, जापान एंड चाइना को, उसमें से चाइना उतना जल्दी ये एश्योरेंस आईएमएफ को प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा पैसा श्रीलंका देना बाकी है। मैंने आपको बोला था टोटल एक्सटर्नल डेट का करीब 10% से ज्यादा चाइना को देना है श्रीलंका। वैसे आपको मैं बताऊं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से श्रीलंका का टोटल बायलैटरल डेट जो है वो करीब 6.2 बिलियन डॉलर है एट द एंड ऑफ 2020। इसके अलावा 14 बिलियन डॉलर का इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड डेट भी है श्रीलंका का। वैसे बॉन्ड डेट मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिकली श्रीलंका के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया है, ये सोच के ये पैसे वापस मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरह करीब 14 बिलियन डॉलर का सॉवरेन डेट भी है श्रीलंका के पास। तो जो भी है इंडिया ने तो अपना फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड किया है आईएमएफ को। तो जयशंकर साहब ने बोला है
इट वॉज ए रीअसेशन ऑफ इंडियाज बिलीफ इन द प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड फर्स्ट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उन्हें हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। तो उसी पॉलिसी का पार्ट है दोस्तों श्रीलंका को ये जो हेल्प किया है इंडिया ने। तो अभी तक जैसे मैंने आपको पहले बोला करीब $4 बिलियन का असिस्टेंस इंडिया ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है श्रीलंका को। इसके अलावा जयशंकर साहब ने बोला है इंडिया श्रीलंका में और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, स्पेशली इन कोर एरियाज लाइक एनर्जी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हुआ है। उसमें से एक है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या होता है दोस्तों, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। देखिए एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए कुछ एसेंशियल सर्विसेज होता है, जैसे कि लोगों का लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर में, चाइल्ड एंड जेंडर एम्पावरमेंट सेक्टर में। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स है जिसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, इसे हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो इसमें जो लिमिट है, मतलब जितने पैसे इन्वेस्ट किया है उसे और इंक्रीज करेंगे, इस तरह भी बोला है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। Further, Mr. Jaishankar said he shared India's considered view that full implementation of 13th Amendment and early conduct of provincial elections are critical। अब देखिए इंडिया ने साथ साथ में यह भी बोला है श्रीलंका को अपना 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फुल इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना है। क्या है दोस्तों 13th अमेंडमेंट? 13th अमेंडमेंट में काफी सारे प्रोविजन है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर करना चाहिए। देखिए तमिल को लेके काफी इश्यूज हुआ था श्रीलंका में, ये बात आपको पता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो 13th अमेंडमेंट के थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि तमिल को भी सिंहला के साथ श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। और इंडिया ने यह भी बोला है श्रीलंका में प्रोविंशियल इलेक्शंस को बहुत जल्दी कंडक्ट भी करना है। तो ये मीटिंग के अलावा जयशंकर साहब सेवरल और श्रीलंकन मिनिस्टर्स से मिले, ऑपोजिशन लीडर सजित प्रेमदासा से मिले, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका महिंदा राजपक्सा से मिले, नॉर्थ एंड ईस्टर्न श्रीलंका से तमिल लीडर्स से मिले, एज वेल एज दोस रिप्रेजेंटिंग द मलैया तमिल्स। मलैया तमिल्स मतलब हिल कंट्री तमिल्स, बस इतना ही समझ लीजिए। श्रीलंका का वन ऑफ द तमिल कम्युनिटी है मलैया तमिल्स। ऐसा ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है, ठीक है। मलैया तमिल श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इतना ही है दोस्तों इस न्यूज में। अगला न्यूज देख लेते हैं। एयर इंडिया फाइंड 30 लाख पायलट सस्पेंडेड ओवर यूरिनेशन इंसिडेंट। जीएस पेपर 2 एविएशन रूल्स में न्यूज आपको कहा। तो देखिए दोस्तों एयर इंडिया यूरिनेशन इंसिडेंट के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा हुआ क्या था। नवंबर में एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली में शंकर मिश्रा करके एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई एक को पैसेंजर के ऊपर यूरिनेट किया था, ठीक है। वैसे ये इंसिडेंट हुआ था नवंबर में, पर एयर इंडिया डीजीसीए को यह रिपोर्ट नहीं किया था। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंडिया का अपेक्स बॉडी है सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाला। तो इनको रिपोर्ट करना चाहिए था जब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, पर एयर इंडिया ने रिपोर्ट नहीं किया था। तो अब डीजीसीए एयर इंडिया के ऊपर 30 लाख रुपीस का फाइन इंपोज किया है। साथ साथ में उस फ्लाइट का पायलट इन कमांड जो था उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया है 3 महीने के लिए। तो ये पेनाल्टी डीजीसीए ने इसलिए इंपोज किया क्योंकि इंडिया में कुछ सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट होता है, या फिर इसे डीजीसीए रूल्स बोलते हैं, ऑन द हैंडलिंग ऑफ अनरूली पैसेंजर्स। जो पैसेंजर्स बेसिक एटिकेट्स फॉलो नहीं करते हैं, अनरूली बिहेवियर करते हैं, उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, उसके बारे में ऑलरेडी डीजीसीए ने सारे एयरलाइन कंपनीज को गाइडलाइंस इशू किया है। तो रूल्स के हिसाब से इट शुड हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द रेगुलेटर एंड फॉर्म्ड एन इंटरनल कमिटी टू प्रोब द मैटर। तो बेसिकली ऐसे इंसिडेंट्स जब होता है सबसे पहले उस एयरलाइन कंपनी को डीजीसीए को इन्फॉर्म करना चाहिए एंड एक इंटरनल कमिटी फॉर्म करना चाहिए उस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो पायलट का लाइसेंस सस्पेंड किया है एज पर रूल 141 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, which holds the pilot in command responsible for directing the crew to properly discharge their duties during the flight as well as being in charge of the passenger safety and flight discipline। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा होगा एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में 2 पायलट्स रहते हैं, उसमें से एक पायलट सीनियर पायलट होता है जो पायलट इन कमांड रहते हैं। तो रूल 141 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के हिसाब से एक पैसेंजर फ्लाइट का सेफ्टी एंड फ्लाइट डिसिप्लिन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पायलट इन कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर एक पैसेंजर से इस तरह अनरूली बिहेवियर हुआ है और अगर एयरक्राफ्ट का जो क्रू है वो ठीक तरह से जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया विक्टिम को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पायलट इन कमांड भी है। तो इसलिए डीजीसीए पायलट का लाइसेंस सस्पेंड किया है 3 महीने के लिए। इसके अलावा एयर इंडिया जनवरी 19 को यह अनाउंस किया था
कि मिस्टर शंकर मिश्रा के ऊपर 4 महीने का फ्लाइंग बैन भी इंपोज किया है। एक्चुअली ये बैन इंपोज करने से पहले एयर इंडिया एक 3 मेंबर इंटरनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज कॉन्स्टिट्यूट किया था और उन्होंने शंकर मिश्रा को अंडर द डेफिनेशन ऑफ अनरूली पैसेंजर कवर किया है और इन्हें 4 महीने के लिए बैन किया है एयर इंडिया फ्लाइट्स में फ्लाई करने से एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नाउ इसका मतलब यह होगा एयर इंडिया ग्रुप के अंडर जितने भी एयरलाइंस है लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस, AIX कनेक्ट एज वेल एज विस्तारा, इसमें शंकर मिश्रा अगले 4 महीने के लिए फ्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला है Kerala's Wayanad becomes first district in country to provide basic documents to all tribal people. GS पेपर 2 वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए वायनाड के बारे में आपने सुना होगा, केरला का वन ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। केरला में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वायनाड में है। ठीक है, वैसे वायनाड नाम का एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी फेमस है क्योंकि उधर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारा राहुल गांधी, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है। जो भी है, वायनाड अभी न्यूज में है दोस्तों। क्यों न्यूज में है? वायनाड इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज टू ऑल ट्राइब्स पीपल। बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज माने आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो 100% ट्राइबल पीपल को ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है अक्षया बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन या फिर ABCD कैंपेन। दिस कैन बी ए क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1,42,563 सर्विसेज प्रोवाइड किए टू 64,670 ट्राइबल बेनिफिशियरीज। थोड़ा सा ब्रेकडाउन इधर दिया हुआ है दोस्तों। रेशन कार्ड दिए हैं 15,796 फैमिलीज को, आधार कार्ड 31,252 को, बर्थ सर्टिफिकेट 11,300, वोटर आइडेंटिटी कार्ड 22,488 एंड डिजी लॉकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया है 22,882 पर्सन्स को। वैसे डिजी लॉकर क्या है आप सबको मालूम होगा, आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं आपका जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बेसिकली गवर्नमेंट से इश्यू हुआ वाला जो भी सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आप ऑनलाइन एक सर्वर में सेव कर सकते हैं जिसका नाम है डिजी लॉकर। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ड्राइव लॉन्च किया था, बेसिकली ABCD कैंपेन वायनाड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था नवंबर 2021 को एट तोंडारनाडु ग्राम पंचायत। ठीक है, तो वायनाड में तोंडारनाडु ग्राम पंचायत में ये ड्राइव एक्चुअली शुरू हुआ था। So the campaign is aimed at ensuring basic documents to all citizens belonging to the scheduled tribes communities and these documents are digitalized and saved in DigiLocker accounts open for them। तो सबसे पहले क्या किया, सारे ट्राइबल बेनिफिशरीज के लिए DigiLocker अकाउंट्स खोले। इसके बाद सबको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह इश्यू किया। ठीक है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, ओनरशिप सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट। ठीक है, और पेंशन के लिए एप्लीकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, केरला का 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में आप बताइए जो प्रिडोमिनेंटली वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अगला है सेंटर इश्यूज गाइडलाइंस टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू रेगुलेट प्रमोशंस। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, सेंटर ने कुछ एंडोर्समेंट गाइडलाइंस इश्यू किया है फॉर सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स that mandates compulsory disclosure of monetary or material benefits of a product or a brand they are promoting through their social media platforms. Failing to do so will attract a penalty up to 50 lakh rupees. मतलब क्या है, देखिए आजकल जितने सेलिब्रिटीज है उनका कोई ना कोई एक सोशल मीडिया अकाउंट रहता है। किसी का यूट्यूब चैनल है, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है या किसी का फेसबुक अकाउंट है जिसमें मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स भी रहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं ना, आजकल इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू एंडोर्समेंट्स करते हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी ना किसी बिजनेस या प्रोडक्ट को ये लोग प्रमोट करते हैं इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, क्योंकि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू प्रमोट करने से भी लाखों लोग तक पहुंच जाएगा क्योंकि फॉलोवर्स इतने हैं। आजकल अगर आप देखोगे कई सारे मूवीज का भी प्रमोशन यूट्यूब चैनल्स के थ्रू होता है। जिनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स है उनको दिए जाते हैं, बोलेगा कि आप प्रमोट कर दो। टीवी में देने से इतना लोग नहीं देखेंगे जितना यूट्यूब चैनल के थ्रू कोई देखेंगे या फिर इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू कोई देखेंगे। तो आजकल ये सेलिब्रिटीज के पास इस तरह बहुत सारे एंडोर्समेंट्स आ जाते हैं। केवल सेलिब्रिटीज ही नहीं, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जिनका भी फॉलोवर्स बहुत है या फिर सब्सक्राइबर्स बहुत है।
जो अपने चैनल के थ्रू कई सारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, जिनके लिए जरूर उन्हें पैसे भी मिलता है। अब इन सब के लिए यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया है दोस्तों। मतलब उनको बोला गया, जब आप एक प्रोडक्ट को या फिर कोई बिजनेस को प्रमोट करते हो अपना सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है 50 लाख रुपए तक। तो इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने एक गाइड रिलीज किया है। गाइड का नाम है एंडोर्समेंट्स नो हाउस। इट इज फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स and virtual influencers on social media platforms, and also aims to ensure that individuals do not mislead their audiences when endorsing products or services। ठीक है, समझ गए? मतलब ये गाइडलाइंस इसलिए है ताकि जो सेलिब्रिटीज है, इन्फ्लुएंसर्स है, वो कंज्यूमर्स को मिसलीड ना करे कोई ना कोई एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करके। तो इन गाइडलाइंस के थ्रू इन्हें बताया गया कि आप अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू एंडोर्समेंट करते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो आपको उस कंटेंट के नीचे लिखना होगा दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट या फिर स्पॉन्सर्ड या फिर पेड प्रमोशन करके, नहीं तो आपके ऊपर हम पेनाल्टी इंपोज करेंगे। देखिए होता क्या है ना दोस्तों, मान लीजिए मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मेरा 10 लाख का फॉलोवर्स है या फिर सब्सक्राइबर्स है। अगर मैं अपना वीडियो के बीच में या फिर कंटेंट के बीच में ये बोलूंगा कि अब भाई लोग आप ये शैम्पू यूज कर लो, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे यूज करता हूं, आप भी यूज कर लो, तो जो मुझे पसंद करेंगे, ठीक है, जो ऑडियंस मुझे पसंद करेंगे, हो सकता है वो मेरी बातों पर विश्वास करके वही शैम्पू को खरीद ले। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप प्रमोट कर रहा है, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, या फिर एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, या फिर ये पेड प्रमोशन है। तो इस तरह एक डिसीजन यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसलिए लिया है क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहा है जहां पे कंज्यूमर्स आर बीइंग मिसलेड by advertisements and unfair trade practices by these individuals on social media platforms। देखिए आजकल लोग टीवी देखना बंद ही कर दिए, सब स्मार्टफोन के पीछे है। तो स्मार्टफोन में आप क्या देखोगे, ज्यादातर लोग जो है यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, थोड़ा बहुत लोग फेसबुक भी देख लेते हैं। तो उसमें ये जो सेलिब्रिटीज है, इन्फ्लुएंसर्स है, वो एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जिसमें कंज्यूमर्स फंस जाते हैं। वो सोचेंगे कि हाँ ये लोग ये प्रोडक्ट यूज करते होंगे इसलिए हमें बता रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे देके ये प्रमोट कर रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर कोई सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे तो इनके ऊपर क्या पेनाल्टी होगा, ये भी लिखा है दोस्तों। वैसे आपको समझना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एक पावर दिया हुआ है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को मिसलीड करता है तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए का पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। ये 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी होगा, एडवर्टाइजर्स के ऊपर भी होगा, और जो एंडोर्स किया है उसके ऊपर भी होगा। अगर वही ऑफेंस को वो रिपीट करेंगे तो पेनाल्टी 50 लाख तक का भी हो सकता है। तो आपको इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है दोस्तों, जो आपको अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट करना है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स एंड एंडोर्सर्स के ऊपर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए फाइन इंपोज करने का पावर किसके पास है? वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखा जाएगा तो साइज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट इन इंडिया इन 2022 was of the order of 1275 करोड़। देखिए इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है हमारे देश में, ठीक है। एंड 2025 तक ये नंबर 2800 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगा 90 to 20% का, मतलब हर साल इतने परसेंटेज ये इंक्रीज होने का भी चांसेस है। तो इस तरह के गाइडलाइंस बहुत जरूरी है दोस्तों, and the guidelines are being issued under the overall ambit of Consumer Protection Act, and one of the main underlying principle of the law is prevention of unfair trade practice। तो देखिए हमारे देश में अगर unfair trade practice को अगर प्रिवेंट करना है तो ऑलरेडी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एम्बिट है ये सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक भी एक्सटेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडल इज स्टॉलिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए क्या बताया जा रहा है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था, ये बात आपको मालूम है। बैन तो करना ही था क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। वैसे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में
2-3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए काफी अच्छे पॉइंट्स आपको इन वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये प्लास्टिक पोल्यूशन वगैरह के बारे में। तो न्यूज क्या आया है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट लास्ट ईयर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के बाद सारे मैन्युफैक्चरर्स को यह बताया कि आपको बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना है। मतलब अगर आपको कप्स, प्लेट्स, पैकेजिंग फिल्म वगैरह बनाना है तो आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूज करना होगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मतलब क्या है, अगर आप उसे फेंकोगे भी वो नेचुरली डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। कंपोस्टेबल प्लास्टिक मतलब क्या है, ये नेचुरली डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं होगा, उसे कलेक्ट करके प्रोसेस करना पड़ेगा कोई एक डेडिकेटेड फैसिलिटी में। पर देखिए दोस्तों, आपको पता है कौन उसे कलेक्ट करेगा, कौन उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं है, उस वजह से ये प्लास्टिक पोल्यूशन का वजह बन जाता है कि नहीं। इसलिए सेंटर ने क्या किया कि 100% बैन किया ऐसे प्लास्टिक गुड्स को जो 120 माइक्रोन से कम है। मतलब जिन प्लास्टिक गुड्स का थिकनेस 120 माइक्रोन से कम है उसे गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन किया, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। देखा जाएगा तो अगर कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स को प्रॉपर तरीके से लोग कलेक्ट करेंगे, लोग अगर फेंकेंगे नहीं, अगर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी में जाके उसे प्रोसेस करेंगे तो इश्यू नहीं है। पर ये करेगा कौन, बताने से कोई करेगा तो नहीं ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कंप्लीटली बैन ही कर दिया। नाउ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि वो नेचुरली डिग्रेड हो जाएगा या फिर डिकम्पोज हो जाएगा। पर देखिए दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाना, मैन्युफैक्चर करना एक कॉस्टलियर प्रोसेस है एंड conclusive evidence that they fully degrade in all environments is still awaited। ये भी कोई 100% नहीं बता सकता कि ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का बोल रहे हैं ना, ये कंप्लीटली डिग्रेड होगा या नहीं। So the BIS has established a provisional protocol of testing biodegradable plastic that says 90% biodegradation should be achieved to pass the test, which may take up to 2 years। Now this is the important point। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स को यह बताया कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक्स को यूज नहीं करना है, ठीक है। उनको बोला आपको बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स यूज करना है, ये भी ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का अप्रूवल की जरूरत है। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसे टेस्ट करेंगे। वो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है ना, कि उस प्लास्टिक का 90% तक डिग्रेड होना चाहिए 2 साल के अंदर। पर वो टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने में 2 साल तो लगेगा ना। अब ये 2 साल क्या करेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम था। इसलिए यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं। उन्होंने बोला सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, अलोइंग देम टू मेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक गुड्स। आसान भाषा में दोस्तों देखिए, वैसे एक कंपनी का बनाया हुआ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल का टेस्ट रिजल्ट आने में 2 साल लग जाएगा। तो इंटरिम में आप एक काम कर सकते हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट कलेक्ट करके आपका जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक गुड्स है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। पर इसमें भी प्रॉब्लम है। वो क्या है, सच ए सर्टिफिकेट कुड बी प्रोक्योर्ड इफ ए मैन्युफैक्चरर ऑब्टेन्ड एन इंटरिम टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी और अदर एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब्स। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अगर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले एक इंटरिम टेस्ट रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से। अभी और एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं। एक मैन्युफैक्चरर ने यह बोला, व्हेन आई सबमिटेड एन इंटरिम टेस्ट रिपोर्ट टू द सीपीसीबी फॉर ए लाइसेंस, इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज दे insisted that they would only consider a test showed 90% degradation as valid। अब देखिए एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उन्होंने ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से अपना टेस्ट रिपोर्ट लेके आया, बोला कि मुझे कम से कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो दे दो। पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें लाइसेंस देने से मना किया, क्योंकि उन्होंने बोला हमें ऐसा टेस्ट रिपोर्ट चाहिए जिसमें 90% डिग्रेडेशन शो कर रहा है। पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये 90% डिग्रेडेशन वाला कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है, उसके लिए तो 2 साल वेट करना ही करना है। तो कुल मिला के इधर खिचड़ी बन गया है। ये सबके अलावा जितने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए जो इन्वेंट्रीज खरीदा, जो रॉ मटेरियल्स खरीदा, उसके लिए भी बहुत पैसे खर्च किया है।
अब पैसे भी खर्च किया है, प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर भी किया है, पर वो प्लास्टिक यूज करने के लिए उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। तो यही होता है दोस्तों जब गवर्नमेंट बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग का कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। इधर फंस कौन गया है, किसका पैसा वेस्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स का। वो कोई रिफंड करेगा क्या? नहीं। देखिए हमारे पास इतने पॉलिसी एक्सपर्ट्स है, रिसर्चर्स है, इनफैक्ट हमारा नीति आयोग है विच इज अवर पॉलिसी थिंक टैंक, उन्होंने ये सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था क्या? अगर देखिए उन्हें ये पहले से पता होगा कि 2 साल लगता है बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ए प्लास्टिक को मेजर करने में, तो उन्हें और कोई पॉलिसी लेके आना चाहिए था, है कि नहीं? तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ गए न्यूज़ अच्छी तरह, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।